अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रवाहा सलीम एंड यू आर वाचिंग एचआर स्टूडियो। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज़ है, फ़िल्म प्रोडक्शन की जो सीरीज़ है, फ़िल्म एकेडमी के नाम से हमने स्टार्ट की है, उसका दूसरा लेक्चर आज मैं देने जा रहा हूँ, जिसका हम टॉपिक है 5 बेसिक स्टेप्स इन राइटिंग अ स्क्रीन प्ले। याद रखिएगा, दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर हमारा स्क्रीन प्ले फॉर्मेट पे था, वो भी आप देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप मूवी देखते हैं कोई भी, ठीक है, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की, या कोई भी मूवी हो, तो उसके पीछे एक तवील मेहनत होती है। स्पेशली जो स्टार्ट हम करते हैं, प्री प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उसमें स्क्रीन प्ले राइटिंग या स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी की पूरी फिल्म शूट की जाती है। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता है, उसके बेसिक स्टेप्स राइटिंग के क्या हैं, ताकि आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हमारा स्क्रीन प्ले राइटिंग में है राइट, यानी कि क्रिएट और राइट अ लॉन्ग लाइन एंड डेवलप योर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है लॉन्ग लाइन क्या है, डेवलप कैसे करेंगे कैरेक्टर को, तो हम फर्दर इसको देखते हैं। अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द प्रोसेस इज बाय कमिंग अप विद अ लॉन्ग लाइन। ठीक है, जैसा हमने टाइटल में इसका बता दिया, 1 or 2 sentences that will encapsulate your story in an intriguing manner। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 से 2 सत्रों में, यानी कि 1 से 2 लाइनों में आप पूरी की पूरी स्टोरी का, यानी कि क्रक्स आप निकाल के 2 लाइनों में लिख दें। लेकिन वो जो ये मतलब नहीं कि आप स्टोरी का 2 लाइनों में आप क्रक्स तो लिख दें, लेकिन उसकी स्टोरी की समझ ही ना आए। उसकी दिलचस्पी, यानी कि उसकी वजन जो है स्टोरी का उतना ही रहना चाहिए उस 2 लाइनों के अंदर। पूरी की पूरी स्टोरी का जो है वजन वो आप 2 लाइनों में जब समा देते हैं, उसको लॉग लाइन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट डेवलप योर कैरेक्टर्स। अब आपको जरूरत है अपने स्टोरी के कैरेक्टर्स को वहां डेवलप करने की, आपके स्क्रीन प्ले में, स्क्रिप्ट में। राइट देयर बैक स्टोरीज, उसकी बैक स्टोरीज पे आप डिस्कस करेंगे, राइट लिखेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट, हर कैरेक्टर के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है कि वो बाप है तो उसके पीछे उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हर स्टोरी का होता है। तो आपने जिसको आगे कंटिन्यू करना है, जिस कैरेक्टर को आप आगे मद्देनजर रखते हुए उसको स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, उसका बैक स्टोरी थोड़ी सी हर कैरेक्टर की आप दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, रिफाइन देयर पर्सनैलिटीज, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे होता है आमतौर पे स्टोरीज में दिखाया जाता है कि भाई उसकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, ये बड़ा दबंग स्टाइल है, ठीक है, ये अपनी बीवी से डरता है, ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पे चर्सी है, मवाली है, गुंडा है। आप हर कैरेक्टर का अपना जो है उसकी पर्सनैलिटी को वहाँ रिफाइन करके बताते हैं, मजीद उसको डिस्क्राइब करते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू मेक्स देम ट्रिक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको सोचना है और वहां पर आपको लिखना भी है कि हर जो कैरेक्टर आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दिलचस्प लगे। जब आप लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है इसको फिल्माया जाएगा, और जब वो फिल्माया जाएगा तो इतना ज्यादा कैची लगे कि हर एक कैरेक्टर की अपनी जान हो, अपना वजन हो, ठीक है, उसका अपना एक वजूद हो जो स्टोरी में जान डाल सके, फिल्म में आपकी जान डाल सके हर कैरेक्टर। ऑलवेज मेक श्योर दैट योर कैरेक्टर्स हैव गोल्स दैट दे नीड टू अचीव। जाहिर सी बात है, एक एक कैरेक्टर जो भी स्टोरी का हिस्सा होता है, जो आपकी स्टोरी में होता है, उसका एक अपना वजूद होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, एक साख्त होती है। तो जरूरी ये है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, मेक श्योर करें कि हर कैरेक्टर का अपना एक गोल होगा जिसको वो अचीव करेगा। ठीक है, उसका एक मकसद होगा स्टोरी में, एक हर कैरेक्टर का। अब बाप का एक मकसद है पूरी स्टोरी में कि उसने फैमिली को, मिसाल के तौर पे फैमिली को अपना एक यकजा रखा हुआ है। ठीक है, बाप के मरने के बाद जो है वो बच्चे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। लेट सपोज मैं एक वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर का एक अपना एक गोल होता है जिसको वो अचीव करता है स्टोरी में। द पॉइंट इज दैट कैरेक्टर्स हैविंग पर्पस इज व्हाट मेक्स देम इंटरेस्टिंग। जाहिर सी बात है कि हर कैरेक्टर का जो एक पर्पस होगा स्टोरी में, स्टोरी के अंदर एक उसका गोल होगा, वो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, वो देखना चाहता है आपका व्यूवर कि अब ये जो कैरेक्टर है इसका क्या पर्पस है। ठीक है, लव स्टोरी है तो जो है ना, फिर हीरो हीरोइन का एक पर्पस है, आपस में लव कर रहे हैं। ठीक है, जो विलन है उसका एक पर्पस है कि वो उनको लव करने से रोक रहा है, उनकी यानी कि शादी में उनकी मोहब्बत के दरमियान में आड़े आ रहा है, तो वो है। कोई और इससे रिलेटेड कोई और स्टोरी है, कोई और सीन है, तो उसमें भी इसी तरीके से हर एक कैरेक्टर का अपना एक पर्पस, एक गोल होता है जिसको वो अचीव करता है उस स्टोरी में। फ्लैट कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय स्क्रिप्ट। अगर कैरेक्टर्स का कोई खास मकसद नहीं होगा, कोई खास उसका गोल नहीं होगा, खास उसके अंदर कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं होगी, एक अच्छा कैरेक्टर आप नहीं होगा, या आप उसको डिस्क्राइब ना कर सके, ठीक है, यानी कि फ्लैट कैरेक्टर हुआ, तो वो आपके पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, रूइन कर देगा, तबाह कर देगा। नो मैटर हाउ ग्रेट योर एक्शन सीक्वेंस आर और हाउ ओरिजिनल यूएस कॉन्सेप्ट इज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा आप एक्शन सीक्वेंस बना लें या कितना ओरिजिनल आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपके कैरेक्टर्स जो है वो फ्लैट हैं या सही तरीके से रिफाइन नहीं किए गए, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या स्टोरी को खा जाएंगे दीमक की तरह।
ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि सिर्फ लॉग लाइन बनाना जरूरी नहीं, साथ साथ आपके जो आप डेवलप करते हैं कैरेक्टर्स को उसके अंदर जान डालना है। कैरेक्टर इसको कहते हैं कैरेक्टर्स को जो है ना कैरेक्टर स्क्रिप्ट के अंदर ही कैरेक्टर्स में जान डाल देना। तो ये जो है राइटर का जो है वो होता है, इसमें फिर आगे डायलॉग बिल्डिंग ये वो सारा के प्रोसेस है। हम वक्तन फक्तन एक एक चीजों को डिस्कस करते जाएंगे हमारे अगले आने वाली सीरीज में। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है राइट एंड आउटलाइन। अब हमें जरूरी है कि एक आउटलाइन हम बना लें। ठीक है, एन आउटलाइन समटाइम्स उसको बीट शीट भी कहते हैं, इज अ ब्रीफ साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस आप समझ सकते हैं, साइनॉप्सिस क्या होता है, ब्रीफ साइनॉप्सिस आप समरी कह लें उसको एक तरह से। ठीक है, जिस तरीके से हम कोई रिसर्च करते हैं तो उससे पहले एक साइनॉप्सिस देते हैं, तो इसी तरीके से पूरी स्टोरी का हम एक ब्रीफ साइनॉप्सिस जब बना लेते हैं उसको एक समरी के तौर पर आप उसको कह सकते हैं। वो ज्यादा नहीं होती, वो तकरीबन 150-2 सफ़ों की होती है। ट्राई टू फिट इट 1 to 2 पेजेस, 102 सफ़ों 150 सफ़ों के ऑलमोस्ट वो बराबर होती है। इसको कंसाइज यानी कि आप इसको कह लें कंप्रीहेंसिव बनाने की कोशिश करें, कम से कम जो है ना पेजेस में वो आए, 2 में नहीं 1.5 में आनी चाहिए, और मैक्सिमम भी चली जाए तो 2 सफ़ों पर जानी चाहिए। इससे ज्यादा लंबी आउटलाइन नहीं होती, क्योंकि कोई पढ़ने वाला इसको बोर हो जाता है। पूरी लंबा स्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ता 900 सॉरी 90 या 100 या 150 या इवन समटाइम बहुत ज्यादा, मतलब 900 और इससे भी ज्यादा पेजेस की भी स्क्रिप्ट हो जाती है समटाइम, मतलब बहुत नहीं होती, कॉमन नहीं होती है ये। कभी कभी इतना लंबी भी स्क्रिप्ट हो जाती है, तो इसको आप बहुत ज्यादा कंसाइज करने की कोशिश करें। आउटलाइन जो आपकी 102 सफ़ों के ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थिंक ऑफ द आउटलाइन एज द डेफिनेशन ऑफ योर स्क्रिप्ट। ऐसे समझ लें कि आपकी जो आउटलाइन है वो आपकी स्क्रिप्ट की, यानी कि जो पूरा का पूरा आपका स्क्रिप्ट है 100 सफ़ों का 150 सफ़ों का, उसकी ये डेफिनेशन है। वो दो जो है ना, पहले तो आपने लॉग लाइन जो बनाई वो तो सिर्फ आपकी 2 लाइनों की थी। ठीक है, उसमें आपने स्टोरी का क्रक्स डाल दिया। जाहिर सी बात है वो उस तरह का हक अदा नहीं कर पाएगा, पूरी जो है ना 100-150 सफ़ों का हक अदा नहीं कर पाएगा 2 लाइनों में। लेकिन आप जो उसके बाद अब आगे मजीद इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 सफ़ों तक इसको लेके जा रहे हैं आउटलाइन को, कि मजीद अब कोई आउटलाइन पढ़ेगा तो कम से कम अब उसको स्टोरी का और उसके कंसेप्ट का, उसके आइडिया का, उसके कॉन्टेक्स्ट का, हर चीज का उसको आउटलाइन पढ़ने के बाद तो जरूर पता चल जाएगा कि क्या चीज है और क्या क्या हुआ उसमें, क्लाइमेक्स कहाँ आया, ये सारी चीजें उसको पता चल जाएंगी आउटलाइन पढ़ने के बाद। तो ये डेफिनेशन होती है आपकी स्क्रिप्ट की, डेफिनेशन है जो कि 1 से 2 सफ़ों के अंदर आ जाती है। दिस इज वेयर यू शुड बिगिन टू थिंक अबाउट स्ट्रक्चर। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे आप आगे आने वाले अपने जो स्टोरी का स्ट्रक्चर जो आप डिजाइन करते हैं उसके बारे में अब आप सोचना स्टार्ट करते हैं जब आप आउटलाइन बना लेते हैं। एन एवरेज स्क्रीन प्ले विल बी अबाउट 90 to 100 पेजेस। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 90 से 100, या समटाइम इससे ज्यादा भी हो जाता है, ये एक एवरेज उसने लिखा हुआ है कि 90 से 100 पेजेस के दरमियान जो है वो एक आउटलाइन होता है, अपना जो एक स्क्रिप्ट वो होता है, स्क्रीन प्ले होता है। लेकिन समटाइम ये इससे कहीं ज्यादा बढ़ भी जाता है, 500 सफ़ात पर भी चला जाता है ये। डिवाइड दोज पेजेस, ये कोई रूल नहीं होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये एक एवरेज स्क्रीन प्ले का उसने लिखा हुआ है, कोई रूल नहीं है। लेकिन डिवाइड दोज पेजेस बाय 3, जितने भी सफ़ात हैं उसको हमेशा जो है ना वो 3 हिस्सों में वो डिवाइड किया जाता है स्क्रीन प्ले को। जैसे तो पहले में आप क्या करते हैं कि द फर्स्ट वन शुड इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर। पहले में आप अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, और अपना एंड सेटिंग एंड फीचर एंड इंसाइटिंग इंसिडेंट दैट गेट्स द स्टोरी अंडर वे। और कोई इंसाइटिंग इंसिडेंट वगैरह आप डिस्क्राइब कर देते हैं जो स्टोरी के साथ रिलेट करता है, कैरेक्टर्स के साथ आपको रिलेट करता है, जहाँ से स्टोरी डेवलप करना स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप बताते हैं कि भाई यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ऐसे ऐसे ये सीन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्या होता है, द सेकंड एक्ट इज where your characters encounter obstacles as the story escalates into a crisis। अब बताते हैं कि कैसे आपके कैरेक्टर जो है वो एक ऑब्स्टेकल में फंस गया है, कैसे वो मतलब किसी बैरियर में फंस गया है, और स्टोरी जो है वो एक क्राइसिस का शिकार हो गया। आपका जो कैरेक्टर है, जो भी आपके लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, लीडिंग रोल्स हैं, उनको क्राइसिस, मतलब मिसाल के तौर पर कोई लव स्टोरी का जिस तरह हम पीछे से भी जिक्र करते आ रहे हैं, तो जैसे पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, उनका लव सीन स्टार्ट हुआ, बीच में विलन आ गया, उसका वालिद है या जो भी है उसके पेरेंट्स में से, तो उसने बीच में आके उन दोनों की शादी में रजामंदी जाहिर नहीं की और दोनों को अलहदा कर दिया। तो ये एक स्टोरी में जो है ना वो क्राइसिस आ गए हैं। ठीक है, अब जैसे स्टोरी एक बैलेंस चल रही थी, अब बैलेंस नहीं रही, तो क्राइसिस आ गए बीच में, थोड़ी अप एंड डाउन आएगा, इस तरीके से। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। द थर्ड एक्ट इज वेयर द क्राइसिस बिकम्स क्लाइमैक्स। अब जो लास्ट है, लास्ट में जाहिर सी बात है हर स्टोरी का एक जो है ना सोल्यूशन आखिर में निकलता है, उसका कंक्लूजन निकलता है। आया जो है हीरो हीरोइन मर जाएंगे, ठीक है, सब ये नहीं होता, अक्सर तो यही होता है कि मिल जाते हैं। तो एक फिर उसके बाद लास्ट में क्लाइमैक्स आता है, ठीक है, जिसमें क्लाइमैक्स में अक्सर क्या होता है कि जी हीरो विलन को मार रहा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की। तो अब यहाँ पर आप विक्ट्री या डिफीट की बात करते हैं, क्या क्या हुआ एंड कंक्लूजन जो निकलता है वो आपका क्लाइमैक्स हो जाता है। आफ्टर विच द स्टोरी स्लोज डाउन एंड रिजॉल्व इटसेल्फ, और आपकी स्टोरी दी एंड हो जाती है।
तो इस तरीके से आपने जो है ना अपनी जो स्क्रीन पे आप 3 हिस्सों में आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है आपके आउटलाइन ड्रॉ करने का। उसके बाद आप ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं। थोड़ा सा टेक्निकल ये बात है, इसको समझना जरूरी है। ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिवली अ मोर इन डेप्थ वर्जन ऑफ योर आउटलाइन। आउटलाइन आपने डेवलप कर ली, अब आपका जो है अब ट्रीटमेंट आप करते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है, आउटलाइन ही है समझ लें, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपने 2 सफ़ों में, ठीक है, 2 ढाई सफ़ों में आपने ट्रीटमेंट बता दी। ठीक है, सॉरी आउटलाइन बता दी, ठीक है, 2 ढाई सफ़ों में अपनी। उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ जब आएंगे तो इन डेप्थ वर्जन है ये। आपने जो अपनी आउटलाइन लिख दी थी 2 सफ़ों की, उसको थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ आप चले जाएंगे इसमें ट्रीटमेंट में। एक्सपाउंड अपॉन इट एंड राइट योर होल स्टोरी सीन बाय सीन इन अ कन्वेंशनल मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आपने ओवरऑल आपने 2 सफ़ों में 2.5 सफ़ों में आपने बता दिया, ठीक है, आउटलाइन लिखते हुए स्टोरी का बकायदा पूरा जो क्रक्स था वो आपने 2 सफ़ों में दे दिया। ठीक है, लेकिन लॉग लाइन से वो थोड़ा सा डिटेल में था जो आपका आउटलाइन था। अब जो ट्रीटमेंट है ये मजीद थोड़ी सी डिटेल है। यहाँ पे आप स्टोरी जो है वो सीन बाय सीन लिखेंगे। ठीक है, पहले सीन में ये हुआ, वहां ये डायलॉग डिलीवरी हुई, इस तरीके से। तो आउटलाइन का जो मोर डिटेल्ड वर्जन है या मोर इन डेप्थ वर्जन है उसको ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें आप बाकायदा हर चीज लिखते हैं कि ये इस प्रोसेस से गुजरा, इस प्रोसेस से गुजरा, इस प्रोसेस से गुजरा, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये सीन है, सीन 1 ऐसे है, सीन 2 ऐसे है, सीन 3 ऐसे है, उसमें ये डायलॉग डिलीवरी हुई, उसमें ये साउंड आना है, ये साउंड आना है, ये साउंड आना है। फिर उसके बाद आप कह लें कि उसमें ये जब सीन एंड होगा तो अगला सीन जब आएगा तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें ट्रांजिशंस ये लगेंगे, साउंड ये लगेगा, बैकग्राउंड साउंड ये लगेगा, वॉइस ओवर ये लगेंगे। तो बकायदा पूरी की पूरी ट्रीटमेंट इसमें आ जाती है, पूरे होल स्टोरी मतलब किस तरीके से वो फिल्माया जाएगा, किस तरीके से वो शूट किया जाएगा, बकायदा हर चीज जो है वो इसका हिस्सा होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट विद डायलॉग और एटलीस्ट मेक नोट ऑफ व्हाट यू वांट योर कैरेक्टर्स टू से। ठीक है, यहाँ पर आपको फैसला करना है या वहां पर लिखना है कि आप अपने कैरेक्टर से बुलवाना क्या चाहते हैं, डायलॉग डिलीवरी क्या होगी। ने डायलॉग जो एक दफा कोई भी डायलॉग जब लिखा जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता, इसको बार बार लिखने की जरूरत होती है। और जो है फिर उसके बाद ही परफेक्शन आती है, याद रखिएगा। इस तरीके से ये सीन चलता रहता है। एक ही दफा आप पूरा स्क्रीन प्ले या पूरा स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है। ठीक है, इसको वक्तन फक्तन चेंज किया जाता है, बार बार रीड करके इसको मजीद जो है रिफाइन किया जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मजीद इसके पीछे अगर आप देखना चाहें कि स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट क्या होता है वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। द ट्रीटमेंट इज वेयर यू रियली स्टार्ट बिल्डिंग द वर्ल्ड दैट योर स्टोरी टेक्स प्लेस इन। अब यहाँ ट्रीटमेंट है ये है कि आप अपने दिमाग में, जाहिर सी बात है जब आपके दिमाग में जो चीज होगी वही आप जो है ना सामने लिख सकेंगे अपने। क्या आपने अब अपने दिमाग में वो स्टोरी, वो अपने आइडियाज जनरेट करने हैं, वो अपने दुनिया बना लेनी है अपने दिमाग में। आप समझ लें कि जहां पर वो कैरेक्टर आपका प्लेस है। ठीक है, जहां पर आपका वो कैरेक्टर है इस टाइम पे वो दुनिया अपने दिमाग में बना ली और उस तरीके से जो है आप वो स्टोरी लेकर चल रहे हैं। अ टिपिकल फीचर ट्रीटमेंट विल क्लॉक इन एट अराउंड 30 पेजेस। 30 सफहात पर जो है वो ये ट्रीटमेंट नॉर्मली एक एवरेज टिपिकल फिल्म का जो है वो होता है, 30 सफहात पर मुश्तमिल, समटाइम्स ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, राइट योर स्क्रिप्ट। अब क्या है, अब फाइनली आप अपने स्क्रिप्ट पर आ गए कि आप राइट करें अपने स्क्रिप्ट को। यू हैव डेवलप्ड योर कैरेक्टर्स। आपने अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कर लिया फर्स्ट स्टेज पे जब आपने लॉग लाइन लिखी, साथ ही आप अपने कैरेक्टर्स को भी डेवलप कर चुके हैं। उसके बाद आपने प्लॉट कर लिया, स्ट्रक्चर को अपना स्ट्रक्चर्ड योर प्लॉट। आपने अपना जो है वो प्लॉट को स्ट्रक्चर कर लिया, बना लिया, प्लॉट बना लिया। हाँ जी, सारी चीजें बना ली। प्लॉट कहते हैं, जैसे कि मैं बता दूं प्लॉट अगर किसी को नहीं पता, प्लॉट मैं बताना चाहूंगा कि प्लॉट आपकी स्टोरी जिस पर बेस कर रही होती है। जिस तरीके से हम कोई मकान लेते हैं तो वो एक प्लॉट एक जमीन के ऊपर बना हुआ होता है। इसी तरीके से आपकी स्टोरी का भी एक प्लॉट होता है, किस थीम के ऊपर वो डेवलप की गई है, लव स्टोरी है, वार फिल्म है, ठीक है, या फिर वो किसी ड्रग माफिया के अगेंस्ट है, तो मतलब जैसे ड्रग पे बेस करती है, या किसी चीज, मतलब किसी भी चीज पे हो सकती है। बड़े नए नए आइडियाज लोग लेकर आते हैं, तो वो आपका प्लॉट होता है। तो जब प्लॉट भी आप बना चुके, उसके बाद आप ट्रीटमेंट बना कर चुके, ये तमाम चीजें करने के बाद अब आपके बाद जो है बारी है वो स्क्रिप्ट लिखने की। अंडरस्टैंड द फॉर्मेटिंग। अगेन मैं बताना चाहूंगा जो स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग है लेक्चर नंबर 1 में है। राइट इन द प्रेजेंट टेंस। हमेशा जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि ये हो रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, अभी दरवाजा खुला, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। ठीक है, अभी मतलब ये हो रहा हमारी आंखों के सामने, प्रेजेंट है ये सारा कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि दरवाजा खुलेगा, वो आएगा, वो जाएगा, उसने मारा होगा या वो मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है कि अभी दरवाजा खुला, ठीक है, वो एंटर हुआ, वो दूसरा बंदा एंटर हुआ, दोनों के आपस में हाथापाई हुई, एक का फोन निकल गया। मतलब जो भी आप वहां पर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ये हमेशा बात
याद रखिएगा। रिमेंबर टू शो नेट नॉट टू टेल, बहुत अहम बात, बहुत ज्यादा अहम बात, कि जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं ना, लेकिन हमारे दिमाग में और हमारे जहन, ये जहन नशीन होना चाहिए कि हम किसी के पढ़ने के लिए ये नहीं लिख रहे, हम लोगों को दिखाने के लिए लिख रहे हैं। किसी ने ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किसने पढ़ना है? स्क्रिप्ट किसी ने नहीं पढ़ना है सिवाय डायरेक्टर के, और जिसने शूट करनी है, फिल्म बनानी है, फिल्म मेकर्स के अलावा, या एक्टर्स जो काम कर रहे होंगे, जो कास्ट होगी, उनके अलावा कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा। जो आपकी जितनी भी आवाम है जो ये देखेगी, जो व्यूवर है आपका, वो तो देखेगा, फिल्म देखेगा, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगा। तो आपके जहन में ये होना चाहिए स्क्रिप्ट लिखते हुए कि ये मैं पढ़ने के लिए, किसी के पढ़ने के लिए नहीं लिख रहा, ये मैं दिखाने के लिए। रिमेंबर टू शो, मैंने शो करना है, ठीक है, आईज और एयर्स को, ठीक है ना, अपने आंखों या कानों के लिए, जो है आंखों और कानों के लिए मैं जो है लिख रहा हूँ, ना कि सिर्फ जो है पढ़ने के लिए। It's always a good idea to write in a script editor to help streamline the process. The Course Studio features one that is tried, true and hugely popular and it's totally free. ठीक है, अब मैं बताने देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है कैट स्टूडियो, जो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप सर्च करके गूगल पर यहाँ पर ले सकते हैं। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आप मांग सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल भी दूंगा, ठीक है, आइंदा आने वाले वक्तों में एक सैंपल मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कैट स्टूडियो के अंदर स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं, बाकायदा मैं आपको उसमें सैंपल बता दूंगा कि इस तरीके से जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट योर स्क्रिप्ट अगेन। अब हम स्क्रिप्ट तो लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? लास्ट हमारा दोबारा एक 5 स्टेप्स में ये 5वां स्टेप कैसा डाल दिया कि हमने स्क्रिप्ट तो लिख लिया था, अब राइट योर स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। व्हाई? If you think your first draft is perfect, it's not. Please, sorry. Go back, read it through, take stuff out and add stuff in. भाईजान, अगर आप समझ रहे हैं कि पहला ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया अपने स्क्रिप्ट का वो ठीक है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कभी भी एक दफा बनाई हुई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और जो चीज परफेक्ट नहीं है आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उससे फिल्म परफेक्ट बने? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसको दोबारा पढ़ें, दोबारा उसको रीड करें, रिफाइन करने की कोशिश करें, कुछ स्टफ उसमें से डालें, कुछ स्टफ उसमें से निकालें, इस तरीके से। और न सिर्फ इस तरीके से करें बल्कि दूसरे प्रोफेशनल लोगों को दिखाएं, इन प्रोफेशनल लोगों को भी दिखाएं। कुछ जो आपके व्यूवर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो तो सिर्फ वॉच करते हैं, वो तो फिर व्यूवर हैं, लेकिन वो भी आपको समटाइम बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि वो ही लाइकर्स और डिसलाइकर्स हैं। उन्होंने लाइक करना है, डिसलाइक करना है। प्रोफेशनल्स को आपको एज अ प्रोफेशनल उसके अंदर आप चीजें वो ठीक करवा देंगे, लेकिन पसंद नापसंद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस कैरेक्टर को किस तरीके से होना चाहिए, स्टोरी के अंदर कौन सा क्लाइमेक्स कहाँ पर आना चाहिए, ये तमाम की तमाम बातें एक आम शख्स भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। सिर्फ प्रोफेशनल से गाइड लेने की जरूरत नहीं है, उनसे भी लें, लेकिन फीडबैक उनसे भी लें, लेकिन आपको नॉन प्रोफेशनल लोगों से, एक आम जनता से, आम लोगों से भी जो है वो गाइडेंस लेने की जरूरत होती है इसमें। तो आप अपना जो है वो स्क्रिप्ट रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें और एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करें, और एट द एंड आपको एक 100% नहीं तो 99% इंशाल्लाह ताला आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा जिससे एक अच्छी मूवी जो है वो बनाई जा सके। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला वो सिनेमेटोग्राफी इन फिल्म प्रोडक्शन के लिए होगा, और उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ नई बातें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। अगर कुछ बातें आपके जहन में, आप कुछ सवालात हैं, तो उसका जो है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उन सवालात का जवाब हम इंशाल्लाह ताला बर वक्त देने की कोशिश करेंगे, और नए लेक्चर्स के साथ, यानी कि लेक्चर नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।